प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का 3rd चैप्टर है ये, बल तथा गति का नियम। ठीक है, इसे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में इसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव से लेकर और जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन हैं आगे के प्रश्न भी मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे शुरू करते हैं। कह रहा है जड़त्व का गुण। तो आपको बता रखे हैं चैप्टर पढ़ाने से पहले चैप्टर में कि जड़त्व जो होता है ना, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उस पे उसका जड़त्व अधिक होगा, जड़त्व अधिक लगेगा, है ना। जिसका कम होगा उसमें जड़त्व कम उत्पन्न होगा। तो यानी कि वस्तु का गुण किसी वस्तु में हो, या कह रहा है जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण क्या होता है? कह रहा है किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि ये प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, जड़त्व का गुण जो होता है हर एक वस्तु में होगा, क्योंकि हर एक वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, जिसका द्रव्यमान है यानी उसका जड़त्व भी होगा। ठीक, यह दूसरा क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है मतलब वो एक्सीलरेटेड मोशन करता है ना, त्वरित गति करेगा। जब त्वरित गति कोई वस्तु करेगा यानी कि उसमें बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है, तभी वो गतिशील है। तो बल लग रहा है, गतिशील है, यानी कि यहाँ आप इस 4 ऑप्शन में आपके घ नंबर दिख रहा है ना कि उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। इस पर क्या होगा? हमेशा कोई बल कार्य कर रहा होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कह रहे गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, है ना। कह रहा है कि गति करने के लिए किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं। ठीक, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हमें क्या मिलेगा? तो आपको पता है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम है, उसमें आप देखे होंगे कि बल जो होता है F बराबर होता है कहते हैं m इंटू ए। तो आपके पास जब द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया है, तो उसे आपको क्या निकलेंगे? तो वस्तु का द्रव्यमान है ना, आपके पास क्या दिया है? वस्तु का द्रव्यमान, बल का परिमाण दिया है और वस्तु का द्रव्यमान दिया है। तो बल दिया है और द्रव्यमान दिया है, तो आपसे इससे क्या निकलेगा? त्वरण ना। तो हमें वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम लोग वस्तु का त्वरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान, है ना, 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल कार्य कर रहा हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपके पास है द्रव्यमान, मास दिया है किसी वस्तु का 1 kg। दूसरा चीज आपके पास क्या दिया है? तो दिया है बल, F दिया है 1 न्यूटन। तो आपको पता है फॉर्मूला कि F बराबर होता है m इंटू ए, यानी कि F का मान है 1 और m का वैल्यू भी 1 है a, यानी कि एक ये यहाँ से a इंटू होगा तो 1 ही ना आएगा। तो ये आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना होगा, क्योंकि इसका त्वरण है। तो त्वरण कैसे मतलब कि तो यहाँ से त्वरण आपको निकला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो पहला दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करेगा, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल से गति करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील है, 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील है। तो घ नंबर ना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है ना, कि वेग के समानुपाती होता है, कि द्रव्यमान के समानुपाती होता है, कि जड़त्व के समानुपाती होता है। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन हम दोहराते कह रहे हैं जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है, यानी वस्तु पे जब बाह्य बल लगेगा तो वह बल की दिशा में त्वरित होती है ना। वो बल की दिशा में ही, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो इसी दिशा में वो त्वरित करेगी। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। हाँ, ये पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि जितना बल अधिक आरोपित होगा उतना ही
है ना। जितना ही बल अधिक आरोपित होगा उतना ही इसमें त्वरण भी उतना ही तेजी से होगा, है ना। जिस तरह से बल आरोपित होगा उसी तरह से त्वरण भी, है ना। अगर जिस तरफ से, ठीक है, यानी कि ये बल जो होगा, बल किसके समानुपाती होगा, उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होगा, यानी पहला ही आंसर होगा। ठीक। 6 नंबर, कोई अचर बल 0.6 केजी मास के किसी पिंड पे इतना मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण क्या होगा। तो आपको पता है कि F बराबर होता है m इंटू ए, तो m का वैल्यू यहाँ 0.6 है और a का वैल्यू दिया है 0.08, इंटू करिएगा तो 0.048 न्यूटन ना होता इसका ऐसा ही मात्रक, पहला ही ऑप्शन होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, कह रहा है कोई बल 10 केजी वस्तु 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु ए में इतना मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, कोई दूसरा बल इतना ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में इतना मीटर प्रति सेकंड। दो वस्तु है, एक वस्तु है आपके पास ए है जो इतना द्रव्यमान का है और त्वरण इतना उत्पन्न करता है, दूसरा है 20 ग्राम का जो इतना त्वरण उत्पन्न करता है। तो आप सिंपली आप देखिए दोनों ग्राम में है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 10 में इसे गुना करिएगा तो 80 आ जाएगा, है ना। ये ग्राम में ही हम लेते हैं, ठीक है। आप इसको जनरली आप केजी में कन्वर्ट करके ही बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही देखते हैं सिंपली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको डायरेक्टली भी सोच सकते हैं इसमें। ये आपका 80 आएगा, ये आपका कितना जाएगा 100 आएगा, यानी कि सेकेंड वाले में अधिक त्वरण उत्पन्न होगा, पहले वाले सॉरी सेकेंड वाले में अधिक बल आरोपित करना पड़ेगा, है ना, और फर्स्ट वाले की अपेक्षा। तो बी की अपेक्षा ए पर बल लगेगा। फिर दूसरा ऑप्शन है कि ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगेगा। तो आपको यही ना दिख रहा है ख नंबर इसका, ठीक है, इसका ख ही नंबर होगा, क्योंकि बी पर जो है, बी पर ज्यादा बल लग रहा है, देख रहे हैं ना, बल इस पे जो हो रहा है 100 आ रहा है ना, 100 आ रहा है, 100 न्यूटन कहना नहीं उचित होगा, इसमें आपको 1000 से भाग करना होगा तब होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही देख सकते हैं, हम इसको केजी में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग इसी तरह देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट एक ही जैसा है। लेकिन ये आप अगर इसको बनाइएगा तो आप पहले इसको केजी में कन्वर्ट करिएगा दोनों को, तब बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए हम लोग इसमें देख ले रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है ना, m द्रव्यमान है m और वेग है v। तो जब द्रव्यमान m है और वेग है v तो फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, है ना, यानी m भी घ नंबर हो जाएगा। चलिए कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से संवेग क्या होगा। तो आपको पता है कि संवेग बराबर, यानी संवेग को सूचित करते हैं ना p से, ठीक है। हम लोग संवेग को किससे सूचित करते हैं, तो p से सूचित करते हैं। तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि p बराबर होता है m इंटू v। तो जब क्या कह रहा है कि किसी पिंड का वेग आधा कर दिए, मतलब ये जो v है इसको आधा कर दिए तो संवेग भी आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, है ना, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। कह रहा है हमेशा बस एक ही वस्तु पर लगने होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इसका ग नंबर हो जाएगा ना, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। सही बात है, अगर बल्लेबाज जो होगा क्रिकेट की गेंद को मारेगा तो जमीन पर लुढ़केगी। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमा होती है क्योंकि, है ना, ये रुकने के लिए धीमा होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। हाँ, यही होगा आपका, गति के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल काम कर रहा है, क्योंकि जब ये बॉल आगे बढ़ रही है तो इसके और इसके सतह में एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वस्तु ये आगे जाके, ये जो गेंद जो है आगे जाके रुक जा रही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब चलिए इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देख, चलिए रिक्त स्थान को भरने वाले क्वेश्चन है कुछ, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के पहले गति नियम से खाली स्थान की परिभाषा मिलती, तो हमें पहले नियम से इसकी बल की परिभाषा मिलती थी, तो यहाँ आप पढ़ेंगे बल,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम अवस्था में बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं ना। चलिए जड़त्व। ठीक। अगला क्वेश्चन, 5 केजी द्रव्यमान के गेंद में 3 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? तो आप सिंपल है, ये द्रव्यमान दिया है, ये आपका त्वरण दिया है, तो ये बराबर होता है m इंटू ए, इसमें इंटू कर दीजिएगा तो 5 सीरीज 15 न्यूटन है ना। न्यूटन तो पहले से लगा है, सिर्फ 15 आप भरेंगे, यहाँ न्यूटन पहले से दिया हुआ है। कह रहा है अगला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलते मोटरसाइकिल का जड़त्व 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती मोटर गाड़ी के जड़त्व से यहाँ क्या होगा? तो यहाँ जड़त्व से कम होगा, कम होगा ना, इससे या कम भरेंगे। ठीक है, या भरेंगे कम, कम होता है, कम होता है, कम भरेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलती हुई मोटरसाइकिल का जड़त्व 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग से चलती हुई मोटर गाड़ी की जड़त्व से कम होता है, क्योंकि ये देखिए आपका मोटर गाड़ी है और ये मोटरसाइकिल है, दोनों के द्रव्यमान में बहुत अंतर है। ठीक है, घर्षण बल गति का हमेशा, ठीक है, अब देखिए घर्षण बल लगता है। अभी आप एक क्वेश्चन देखते हैं कि बॉल जो जा रहा था, अगर ये बॉल गति में है लेकिन घर्षण बल इसको क्या करता था, हमेशा विरोध ना कर रहा था, जिसके कारण आगे चल के वस्तु रुक जा रही थी, तो यहाँ बढ़ेंगे विरोध, हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। अगला है कि 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु 12 न्यूटन का बल लगाने में उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो त्वरण उत्पन्न होने के लिए आपको त्वरण निकालना, तो आप ये बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, F/m, यानी इसमें से डिवाइड कर देंगे तो भाग करेंगे तो 4 आएगा ना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विलग निकाय में संवेग है ना, किसी विलग निकाय में जो संवेग रहता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है ना, संरक्षित। ठीक है, यहाँ संरक्षित भरेंगे। अगला क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितना बल आरोपित होगा जब वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी हो और वस्तु पे कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो F बराबर m इंटू ए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही ना आएगा, 1 न्यूटन। कितना बल आरोपित होगा, 1 न्यूटन, यहाँ 1 न्यूटन भरेंगे। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है, तो उसका द्रव्यमान है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है ना, क्या भरेंगे, द्रव्यमान। चलिए आगे, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म हो गया। अब इसमें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा? एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, तो पत्थर का होगा क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होगा, है ना, तो यहाँ का किसका हो जाएगा, पहले में पत्थर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का पत्थर हो जाएगा। ठीक है, पत्थर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के द्रव्यमान अधिक होगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये वाला आंसर रेलगाड़ी। कह रहा सी नंबर 5 रुपए का एक सिक्का और 10 रुपए का सिक्का, तो 10 रुपए वाले सिक्के का वजन जो होगा अधिक होगा, इसलिए उसका द्रव्यमान, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, है ना। 10 रुपए का, 1 रुपए का रहा है, तो यहाँ 5 रुपए का सिक्का का अधिक होगा, है ना, ध्यान नहीं दिए इस पे। 1 रुपए है और 5 रुपए, तो 5 रुपए पे ना ज्यादा जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम दर्शाता है? तो प्रथम गति नियम, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रथम गति नियम। प्रथम गति नियम जो है जड़त्व का नियम दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो गति का कौन सा नियम जो है बल की परिभाषा देता है? तो बल की परिभाषा देने वाला भर देंगे यहाँ पे प्रथम, ये भी प्रथम गति नियम, इसका भी आंसर हो जाएगा प्रथम गति नियम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा?
अच्छा, त्वरण कब शून्य हो गया? जब उस पे लगा आरोपित बल जो है वो 0 हो, क्योंकि पिंड का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, यानी कि जब बल शून्य होगा तो उस पे उत्पन्न त्वरण भी शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि, तो द्रव्यमान और वेग को हम लोग संवेग से नापते हैं ना, संवेग से व्यक्त करते हैं, इनके गुणनफल को संवेग से व्यक्त करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को किस राशि से सूचित किया जाता है, तो बल है ना, बल से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है, इसका आंसर होगा बल। आप चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक पिंड पर लगे बल और उस पर उत्पन्न त्वरण के बीच का संबंध क्या है? तो बल और त्वरण के बीच का संबंध है कि उनका जो अनुपात होता है, बल और किसका, त्वरण का अनुपात जो होता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, है ना, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है, तो F बटा ए बराबर m हो जाएगा, यही इसका संबंध है। यानी कह सकते हैं बल बटा त्वरण बराबर वस्तु का द्रव्यमान। बल एक अदिश राशि है सदिश, तो ये आपकी सदिश राशि है, संकेत में भी दिया है। संवेग का ऐसे ही मात्रक आपको पहले ही बता चुके हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, कह रहा है कि असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसे त्वरण उत्पन्न करता है ना, शून्य या फिर अशून्य। तो जब असंतुलित बल होगा तो किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करेगा, तो उस पर अशून्य त्वरण उत्पन्न करेगा, है ना, ये आपको जानते हैं, अशून्य त्वरण उत्पन्न करेगा। चलिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखे। तो तृतीय गति नियम आपको बता रखे हैं कि प्रत्येक क्रिया के उल्टी प्रतिक्रिया होती है, या फिर आप चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, हम आपको दोबारा दिखाते रहे उसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं तृतीय गति नियम, इसको लिख सकते हैं कि दो वस्तु के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ से आपको यह परिभाषा मिल गई न्यूटन की तृतीय गति नियम की, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन एंड एक पिंड पर या भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य कर सकता है? एक ही पिंड पर या भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य कर सकता है ना। तो ये आप लिख सकते हैं कि क्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया जो होती है भिन्न भिन्न पिंडों पर कर सकता है, या एक ही पिंड पर या भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य कर सकता है, तो भिन्न भिन्न पिंडों पर यह कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित तथ्यों को की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होती है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। आपको बता रखे हैं कि दो तरह के जड़त्व, विराम के और गति के जड़त्व। तो कूदने से पहले जो व्यक्ति मनुष्य जो दौड़ लगाता है, ये गति के जड़त्व में आ जाएगा, और ये आपका विराम के जड़त्व में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 13 नंबर तक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। देखिए, एक 13 नंबर एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा है यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चलना शुरू करते हैं। तो जब एकाएक चलना शुरू करेगी और वो पीछे की ओर तरफ झुकेगा, यानी कि ये विराम के जड़त्व में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसमें है, विराम के जड़त्व में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका विराम के जड़त्व में आ जाएगा। अगला कह रहा है कह रहा है कि एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा बल भी बदल जाता है? यदि हाँ, तो कितने से बदलता है? चलिए, तो आपको पता है कि बल जो होता है m गुना a होता है। जब आपको यहाँ से ये पता है कि जब बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी किसी वस्तु का जो अगर बल त्वरण 5 गुना बढ़ जा रहा है ना। ठीक है, त्वरण जो है 5 गुना बढ़ जा रहा है, यानी बल भी 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हाँ, और कितना गुना बढ़ेगा बल, तो बल 5 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं बल कितना गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना बढ़ेगा। ठीक, चलिए, कह रहा है 0.2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसका समय क्या है? तो आपको पता है कि संवेग बराबर P बराबर होता है m इंटू v। स्थिर है ना, द्रव्यमान तो आपके पास है 0.2, जब गेंद पिंड जो है स्थिर है, यानी कि उसका वेग जो है 0 है, यानी कि गुणा होगा तो 0 केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ गए, क्योंकि यहाँ भी जो है 0 होगा, संवेग, इसलिए संवेग भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो भी तो आपका 0 होगा ना जब स्थिर रखा हुआ है। तो चलिए, कह रहा है कोई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ भी चल रहा है, इनमें किसका समय अधिक होगा? तो जाहिर सी बात है डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान के ऊपर। तो द्रव्यमान जो है यहाँ देख रहे हैं कि कोई ट्रक
तो ट्रक है तो उसका द्रव्यमान अधिक ना होगा कंकड़ से, यानी कि इसमें से किसका संवेग अधिक होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रक का संवेग अधिक होगा, ट्रक का संवेग अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है। समझ गए ना क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ ट्रक का संवेग अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गति के उस नियम का नाम बताइए जो निम्नलिखित पे लागू होता है। चलिए तो पहला कह रहा है पानी में तैरना, तो पानी में तैरना गति के तीसरे नियम पे है ना। दूसरा है मेज पर पड़ी पुस्तक वहीं रहना, तो ये भी तीसरे गति नियम को लागू करता है। गोली को छोड़ना, गोली भी तृतीय नियम को लागू करता है, तो ये तीनों क्या है, गति के तीसरे नियम को कह रहा। घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो घर्षण बल की दिशा यहाँ लिख सकते हैं कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है, तो लगने वाले बल की विपरीत होती है, विपरीत दिशा में होती है। घर्षण बल की दिशा लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। आप लिख सकते हैं इसको कि घर्षण बल की दिशा लगने वाले बल की विपरीत दिशा में होती है। ठीक, चलिए अगर कह रहा है 0.1 kg का एक पिंड चिकनी तथा समतल सतह पर इतना मीटर प्रति सेकंड से वेग से चल रहा है, उस पर लगा बल क्या। चलिए यहाँ देखिए 4 मीटर क्या ना, एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है। जब एक समान वेग से चल रहा है ना, जब कांस्टेंट इसका वेलोसिटी है, वेग जब कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। त्वरण क्या है, 0 है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। यहीं से पता चला है कि जब वो कांस्टेंट गति से चले यानी वहां त्वरण नहीं बढ़ रहा है। जब त्वरण नहीं बढ़ा तो एक मान यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, अगर त्वरण 0 है ना तभी ना वो एक समान वेग से चला है, तो उस पर लगा बल। तो जब त्वरण 0 हो गया तो आपको फॉर्मूला पता है कि F बराबर m इंटू ए होता है, यानी m कुछ भी हो, कितना भी द्रव्यमान हो, अगर त्वरण 0 हो गया तो बल का भी मान क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि 20 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, तो त्वरण क्या होगा। तो आपको यहाँ से पता है कि ये बराबर आप फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं F बटा m। चलिए F बटा m, F का मान कितना है, तो 2 न्यूटन है, और A का मान भी 2 है, 2 से 2 गया 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण है इसका ऐसे ही मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, आप पहले से जानते हैं। अगला कह रहा है किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगने पर इतना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ से इससे एक और फॉर्मूला चल m बराबर F बटा a, आप लिख सकते हैं m बराबर होगा F बटा a, है ना, बल बटा त्वरण। तो बल है आपका 25 न्यूटन और त्वरण है आपका 5, यहाँ लगा देते हैं हम लोग, m है द्रव्यमान का ऐसे मात्रक, सीधे लगा देते हैं kg, ये कैलकुलेट कर दिए आपके 5 आएगा ना, 5 kg। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये जो लघु उत्तरीय थे प्रश्न ये भी खत्म हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सॉरी, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अति लघु थे, अभी इसमें कुछ लघु उत्तरीय में प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखते हैं। मैंने कहा बल की परिभाषा दे, इसका ऐसे ही मतलब क्या होता है। तो बल की परिभाषा आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, दोबारा भी दिखा देते। तो यहाँ देखिए लिखा है किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, और ठीक है ये लिख सकते हैं, और बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक, कैसे आप लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को ठेलते हैं या खींचते हैं, है ना, यहाँ देखिए शुरू में ही चैप्टर के आपको बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया है ना कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या उसे ठेलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उस पर हमने बल लगाया है। ठीक है, तो इससे अच्छा आपका यही परिभाषा होगा कि बल जो होता है किसी वस्तु पर लगा बल, उसके क्या होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, इसके बारे में बताना है। चलिए, कह रहा फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है, बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर सी गेंद को पकड़ता है और अपने टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक करता है। इसका ठीक है, इस कारण की भी पहचान करें तो जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। चलिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला खिलाड़ी जो है ए वो बी की तरफ फेंकता है, तो इसमें देख रहे हैं 3 बार बल लगा है। ठीक है, पहला कब बल लगा है, जब ए जो किक करता है बी की ओर। ठीक है, उदाहरण या देखिए संकेत में भी दिया गया कि जब ए किक करता है बी की ओर,
दूसरा कब लग रहा है कि जब बी किक करता है गोल की ओर, और जब सी उसे पकड़कर डी की ओर किक करता है ना, सी जो है दूसरे टीम का खिलाड़ी है, वो पकड़ के उसे क्या करता है, डी की ओर करता है ना। उसी प्रकार गेंद 3 बार बल लगाता है ना, तो यहाँ इस प्रकार गेंद पर 3 बार बल लगता है ना। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं कि बल पे 3 बार आप बल लग रहा है ना। बल के कारण है क्रमशः 1A 2B और 3C है ना। तो पहला कारण है ए, दूसरा कारण है बी और तीसरा कारण क्या है, सी है। 3 कारण है, यानी पहला कारण है कि ए जो बी को थ्रो करता है, बी जो सी को थ्रो करता है और सी जो है डी को थ्रो करता है, ये तीनों द्वारा है ना। तो ए बी और सी एक कारण है, ठीक। और यहाँ 3 बार बल लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा देते हैं। आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, वहां से आप लिख सकते हैं। यहाँ संतुलित बल का परिभाषा दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो उस पर लगा बल संतुलित बल होता है। असंतुलित क्या होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर है ना, किसी वस्तु पर लगकर उसके त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो ऐसे बल क्या करते हैं, संतुलित। और जिसपे त्वरण उत्पन्न कर देता है ना, अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है, वो क्या होता है, असंतुलित बल। तो इसी में आपके दोनों परिभाषा हो जा रहे हैं, संतुलित और असंतुलित का। यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं, और जिसमें है ना अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है उसको असंतुलित बल कहते हैं। तो ऐसे आपको परिभाषा पता चल गया। अगला है जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ जड़त्व का नियम क्या है, चलिए तो कह रहा है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था एवं एक सरल रेखा में गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और ये किसने प्रतिपादित किया था, तो एक प्रतिपादित किए थे गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने इसका प्रतिपादन किया था जड़त्व के नियम का। चलिए आगे इसमें हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों को उल्लेख करें। मतलब बलों का समूह या बल जो होते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसको आप चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग दोबारा दिखा दे रहे हैं इसको। देखिए बल या बल के समूह किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना, उसका चाल बदल सकता है, चाल बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। बल और बलों का समूह वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं ना, उसके डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। बल या बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। तो ये 3 कारण है ना, जो बल या बलों के समूह लगे कर सकते हैं। तो आप इसमें सिर्फ बल नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप बलों का समूह लिखेंगे, ठीक है। बल नहीं लिखेंगे, यहाँ बलों का समूह हर एक जगह लिखेंगे। ये आपको बलों के समूह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन कह रहा है, पहला 6 क्वेश्चन कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। तो प्रथम गति नियम आपको लिखवा चुके हैं, चैप्टर में पढ़ा भी चुके हैं, आप इसको लिख सकते हैं दोबारा यहाँ से। चलिए तो पहला क्या है, तो प्रत्येक यहाँ लिखा हुआ है ना प्रथम गति नियम, इसको लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रख सकती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बाहरी कार्य नहीं करता है तब तक। तो यही है न्यूटन का प्रथम गति नियम, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है जड़त्व क्या है, ठीक है। जड़त्व क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लिखवाया है, अभी भी बताए थे कि जड़त्व, ठीक है, इसके पहले लिखवा चुके हैं आपको चैप्टर में, या दोबारा भी आपको दिखा देते हैं। और इसके कितने प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं और जड़त्व भी आपको लिखवा रहे हैं। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं आप, है ना। कह रहा है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था एवं एक सरल रेखा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, विराम का जड़त्व और गति की जड़त्व का, लेकिन ये लघु उत्तर ही है, यही 2 प्रकार ही आप लिख देंगे, यहीं तक लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध को स्पष्ट करना है, आपको संबंध को स्पष्ट करना है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जड़त्व जो होता है, ठीक है, ठीक है, या चलिए इसको देख लेते हैं। तो बता रखे हैं कि जड़त्व जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि अगर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उस पर लगने वाला जड़त्व अधिक होता है, अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा, है ना। यानी कि यहाँ से आप यही संबंध स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उस पर जड़त्व अधिक उत्पन्न होता है, जड़त्व अधिक लगता है, और
द्रव्यमान कम होता है तो वस्तु पर जड़त्व कम जड़त्व लगता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला कह रहा है 9 नंबर, कह रहा है कि क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती हुई वस्तु शून्य वेग से गति कर रही है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग, परिमाण एवं दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें। तो यहाँ देखिए आप, यदि नहीं तो क्यों और कारण लिखिए। तो देखिए कह रहा है कि क्या शून्य, ठीक है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल, यानी कि बाह्य असंतुलित बल है, क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है? यदि हाँ, ठीक है, तो इस वस्तु के वेग और परिमाण की दिशा के लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें। तो हाँ, इस पे ये कर सकती है। ठीक है, शून्य बाह्य असंतुलित बल, यानी कि बल जो होगा वहां 0 होगा। ठीक है, बल यहाँ क्या होगा? 0 होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ बल जो होगा 0 होगा। अनुभव करती हुई वस्तु न्यूटन के प्रथम गति नियम से सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में रहेगी, है ना। प्रथम गति नियम क्या था? तो प्रथम गति नियम में कोई वस्तु जो होगी सरल रेखा में गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, है ना, या फिर अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो वही इस क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अर्थात उसका वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत होगा। यहाँ जो वेग होगा और परिमाण होगा वो दोनों नियत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उस पे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पे लगने वाले घर्षण बल क्या होगा? ठीक है, तो बक्से पे कितना घर्षण बल लगेगा ये आपको बताना है इसमें। चलिए तो फिर से इसको दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। जब नियत वेग है, जब वेग नियत है ना, जब वेग नियत है इसका मतलब यह है कि उस पे जो वेग नियत होने के कारण उसका परिणामी बल शून्य हो जा रहा है। परिणामी बल का मतलब कि वस्तु इधर गति कर रही है और उस पे जो घर्षण बल लग रहा है जिसके कारण उसका परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0 होगा, है ना। परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा। यानी कि जब वस्तु को हम लोग ढकेल रहे हैं और वो नियत वेग से फर्श पे ढकेलते हैं, यानी उसका बल अगर 200 न्यूटन है तो उस पे जो घर्षण बल होगा वो भी कितना होगा? 200 न्यूटन ही होगा, है ना। घर्षण बल भी 200 न्यूटन होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड होते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, इसमें आगे के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।